कि उसको ये ग्रहणी ही है रोग। ठीक है, काफी समय से अगर ये स्थिति अगर है, अब बता रहे हैं 3 से 4 साल हो गए, तो ये ग्रहणी रोग है। उसका शरीर में जो है पाचन नहीं क्रिया हो पा रही, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। तो सिंपल सही बोला ट्रीटमेंट आप एकदम। इसमें अभी दीजिए। देखिए, मट्ठा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ऐसे व्यक्ति का आप परपटी कल्प चलाइए, ठीक है, जो मैंने कल बताया था कि पंचामृत परपटी सबसे सस्ती होती है। इसका प्रयोग जो है कुछ नहीं, एक रत्ती आज, एक अगले दिन 2, ऐसे करके 10 दिन तक दीजिए, 10 रत्ती तक। फिर उसके बाद एक एक रत्ती जो है घटाते जाइए। 20 दिन तक चलाना और केवल मट्ठा ही पिलाना है। रोगी को मट्ठा ज्यादा हमें पिलाना है। तो इसका प्रयास अगर आप करेंगे तो इससे काफी लाभ मिलेगा ग्रहणी रोग में। बाकी अगर आप ये यार तो नहीं कर रिकॉर्डिंग बहुत सकते गंदी हैं लगी तो हुई है। ग्रहणी कपाट रस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्रव्याद रस का आप यूज कर सकते हैं, और दाढ़ी मास्टर चूर्ण जो कि मैंने बताया था, इसका प्रयोग आप कीजिए। और जैसे इन्होंने लिखा कि साथ में रोगी को बैग। आलस से भी हो रहा है, शरीर में जकड़न वगैरह हो रही है, तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, वही मेल एब्जॉर्प्शन के कारण हो रही है। जो खाना उसके पेट में जो पच नहीं पा रहा, और पच भी रहा है अगर जो थोड़ा बहुत, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसीलिए इसको मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी बोलते हैं या ग्रहणी भी बोलते हैं। और ट्रॉपिकल स्क्रू इसलिए बोलते हैं कि पाचन नहीं हो पाता। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी इसलिए कहा जाता है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। तो उसका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे सही होगा? जब तक उसके पेट में जो बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस, जो दही में पाया जाता है, वो जब तक प्रॉपर नहीं बन जाएगा तब तक उसको ये स्थिति बनी रहेगी। और उसी के कारण शरीर में थकान इत्यादि ये सारी चीजें हो रही हैं कि इन सब चीजों की उसके अंदर कमी हो रही है। एलोपैथ में क्या करते हैं, इसके लिए मल्टी विटामिन वगैरह दे देते हैं। तो उससे क्या है, जितने दिन विटामिन खाएगा उतने दिन ठीक रहेगा। विटामिन बंद, कल से दर्द चालू उसके शरीर में। तो ऐसी स्थिति में आप दाढ़ी मास्टर चूर्ण वगैरह का प्रयोग कीजिए। पंचामृत परपटी और प्रवाल पंचामृत, इसका प्रयोग आप मट्ठे के साथ आप कर सकते हैं। और तकरा रिष्ट दीजिए अगर आप परपटी कल्प नहीं चला रहे हैं तो। और इसके बाद आप इसका क्रव्याद रस साथ में आप ऐड कर दीजिए। ज्यादा दवा अभी नहीं देनी, सिंपल ग्रहणी रोग है ये। अब जैसे इन्होंने पूछा स्कैबीज है या अर्टिकेरिया, देखिए स्कैबीज के लिए मैंने बता दिया था। स्कैबीज जब होता है ना, तो उंगलियों के बीच में खुजली होती है और रात में बहुत खुजली होती है, और घर में अन्य लोगों को भी मिलेगी। स्कैबीज क्या है, एक कीटाणु होता है, वो रात्रि के समय वो क्या है बॉडी से बाहर निकलता है, और रात में खुजली बहुत होती है। दिन में नहीं होती जनरली खुजली, रात में बहुत होती है, और खूब खुजली करे, बहुत भयानक खुजली होती है। और उंगलियां जो है ना, ये जो उंगलियां हैं इसके बीच में जिसको खुजली होगी, तो अगर वहां है तो स्कैबीज है, अगर वहां नहीं है तो इसका मतलब स्कैबीज वो नहीं है, अर्टिकेरिया का कारण हो सकता है। तो अर्टिकेरिया के लिए शीत पित्त की चिकित्सा करते हैं, तो एक बार मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं अर्टिकेरिया वाला पीडीएफ जो है मैं आपको भेज दूंगा। अब जैसे एक पेशेंट का इन्होंने लिखा कि किसी ने भेजा है कि 17 साल का है, उसके पीठ पे दाने बहुत हो रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये पित्त का प्रकोप है। ऐसे व्यक्तियों में आप विरेचन कराइए। विरेचन कराने के साथ जो है काफी आराम उसको रोगी को मिलेगा। विरेचन कराइए, मैंने बताया था कि इस टाइप के केस मेरे पास बहुत आए, तो मैं क्या करता था, उनका पहले तो मैं डाइट चेंज करता था। गेहूं की रोटी बंद, जैसे शुगर में है ना, गेहूं, मैदा, आलू, चावल, ये सब खाना मैं उसका बंद कर देता था। मैं जौ की रोटी खिलाता था, क्योंकि वो रूखी होती है। तो रूखे सूखे खाने खिलाने हैं आपको, जो आपको डायबिटीज में खिलाते हैं, जिसके अंदर पित्त की बहुत दुष्टि हो, उस स्थिति में। और विरेचन आप दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हरड़ के पाउडर से ही सिंपल आप विरेचन आप दे दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा आप जो और कोई ज्यादा त्रिफला गुगलू वगैरह जो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने शायद चलाया भी था त्रिफला गुगलू वगैरह, मुझे लग रहा है, तो त्रिफला गुगलू वगैरह का भी आप प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, अन्य चीजें, लेकिन विरेचन आप दीजिए, खाने पीने से ही ठीक हो जाएगा। जितने भी तिक्त रस वाली चीजें हैं, जैसे करेला, और जो खाना पीना होता है, जैसे तोरी हो गई, लौकी हो गया, खीरा, ककड़ी, इस टाइप के खाने खिलाइए। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे आहार का सेवन कर रहा है जो कि पित्तवर्धक, या तो वो बाहर का समोसा या पेटीज या कुछ
इस टाइप का आइटम वो ज्यादा खा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक तो ये कारण ज्यादा होता है जिसके कारण पीठ पे दाने बहुत होते हैं। और साफ सफाई नहीं करना, रेगुलर स्नान नहीं करना, ऐसे लोगों में भी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये उनमें पस बन जाता है। तो इसका प्रयोग कीजिए। आगे इन्होंने लिखा अग्नि मंद है या विषम, क्या कर सकते हैं ऐसे रोगी में, क्योंकि समय पर भूख नहीं लगती, लगे तो फिर खाने से जल्दी संतुष्टि नहीं होती। बात सही है। अब देखिए विषम अग्नि का तात्पर्य, देखिए विषम अग्नि क्या है, होती नहीं है, आदमी खुद ही बनाता है। कल जैसे मैंने बताया था कि व्यक्ति के मल त्याग का 2 टाइम रखवाइए, एक सुबह का एक शाम का। आप सभी लोग भी प्रैक्टिस कीजिए उसको कि शाम को मल त्याग करने जरूर जाना है, भले ही आपको आधे से 1 घंटे लगे। आधे 1 घंटे आपको लगता है बैठने में, कोई दिक्कत नहीं, डिनर से जस्ट पहले आप कर सकते हैं, डिनर के बाद नहीं, डिनर से पहले की आदत रखिए। तो होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति सुबह जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है 8 बजे, लंच का टाइम है 1 बजे और डिनर का टाइम है रात को 9 बजे, इससे छेड़छाड़ अगर करे कोई व्यक्ति, जैसे कभी ब्रेकफास्ट लिया कभी नहीं लिया, कभी लंच लिया कभी नहीं लिया, कभी डिनर लिया कभी नहीं लिया, या टाइम उसका चेंज कर दिया, तो ऐसे लोगों में पेट में जो अग्नि होती है ये विषम हो जाती है। अग्नि रहती जरूर है, मतलब पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम रहते जरूर हैं, लेकिन वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, उस व्यक्ति के रूटीन गड़बड़ होने के कारण वो विषम हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता खाना कब आएगा, कि आप दोपहर में 2 बजे खाना खाएंगे कि 1 बजे खाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम विषम अग्नि। और विषम अग्नि का जो कारण मैंने देखा है किन लोगों में ज्यादा मिलता है, ये ज्यादा ऐसे लोगों में मिलता है जो सोचते ज्यादा हैं, जिनके दिमाग में विचार बहुत चलते हैं, ठीक है, जो बहुत एंजाइटी में रहते हैं, उनकी अग्नि विषम होती है और वो टाइम से खाना भी नहीं खाते वो। तो पहले तो आपको रूटीन आपको व्यक्ति का सेट करना पड़ेगा कि भले ही 2 ही रोटी खाए लेकिन वो उस टाइम वो खाए। कभी हो सकता है 10 दिन में वो 1 आध बार वो गड़बड़ करे, लेकिन रोज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रोज गड़बड़ होता है जिनके साथ, उनके साथ ही पाचन क्रिया वाली स्थिति जरूर बनती है, विषम अग्नि बनती है। ऐसे रोगियों में आपको ब्रेन टॉनिक आप चलाइए विषम अग्नि वाली स्थिति में, क्योंकि विषम अग्नि जो हो रही है ये आपके ब्रेन से कंट्रोल हो रही है ज्यादातर, और पेट से भी हो रही है। तो आप केवल पेट की दवाई दे करके आप उसका विषम अग्नि ठीक नहीं करते। विषम अग्नि में क्या होता है जानते हैं, जैसे जब आपने खाना खाया तो खाना पच नहीं रहा है, और जब आपने खाना नहीं खाया तो उस समय पेट में सारे एंजाइम्स आके बैठ गए खाना पचाने के लिए, और खाना है नहीं तो पेट को ही पचाने लगते हैं। और जब पेट को पचाने लगते हैं तो आपको क्या है, एसिड बनना, खट्टी डकार आना, गैस बनना, ये सब चीजें जो हैं इसमें आ जाती हैं। ठीक है, हाँ ब्राह्मी बट्टी आप दे सकते हैं, सुभाष जी ब्राह्मी बट्टी दे सकते हैं। आगे ना मैं आप लोगों को एक मेध्य काढ़ा एक बताऊंगा, ब्रेन टॉनिक एक है काढ़ा, उसमें जितनी भी औषधियां हैं ब्रेन टॉनिक की वो सारी मैंने उसे मिला रखी, जो कि मेरा बड़ा अनुभूत योग है, वो मैं देता हूँ रोगियों में। वो भी मानसिक व्याधि, देखिए हमारे जो ब्रेन होता है ना ये कहीं ना कहीं हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था ना कि आप थोड़ा सा तनाव आप लेके देखिए, आपका ये बेल्ट है ना ये टाइट हो जाएगा, गैस बन जाएगी तुरंत पेट में, आप बार बार पेशाब करने जाएंगे, बार बार आप लैट्रिन करने जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा इसीलिए सूद शेखर रस भी देखिए चलाते हैं। सूद शेखर रस में एक्चुअली क्या धतूरा होता है, और धतूरे में पाया जाता है एट्रोपिन। ये धतूरा क्या करता है, जो ब्रेन से आपकी वेगस नर्व आती है, आप जो पूरे आपके पेट में जाती है ना, इस वेगस नर्व के एक्शन को स्लो करता है। अब होता क्या, हम एक एक गोली देते हैं तो वो काम नहीं करती, इसकी 2-2 गोली चलानी पड़ती है। विषम अग्नि में वैसे तो सूद शेखर रस अच्छा काम करता है, अगर ना करे तो स्वर्ण सूद शेखर रस आप प्रयोग कर सकते। ठीक है, और मंद अग्नि तो आपको पता ही है, मंद अग्नि का तात्पर्य है कि उसको अरुचि होगी ही होगी, उसको भूख नहीं लगेगी। मंद अग्नि वाले को भूख नहीं लगती, और अगर गलती से उसने खाना अगर खा लिया बिना भूख के, जबरदस्ती आपने खिला दिया, उसके पेट में फिर अग्नि मांद्य होने के कारण पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी। उस अवस्था में भी एसिड बनता है। देखिए 2 स्थिति है, जो हाइपर एसिडिटी की जो स्थिति है ये विषम अग्नि में भी होती है और मंदाग्नि में भी होती है। दोनों ही स्थिति में हाइपर एसिडिटी होती है। अम्ल पित्त उसको बार बार होगा, एसिड ज्यादा बनेगा, पेट साफ नहीं होगा। विषम अग्नि वाले को, अच्छा विषम अग्नि वाले को क्या लैट्रिन सख्त आएगी, शिलाजीत को था
और जो मंद अग्नि वाला है उसको लैट्रिन सख्त बहुत ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन एसिडिटी दोनों में मिलेगी। ठीक है, तो मंद अग्नि वाले को अगर एसिडिटी अगर मिल रही है तो आप सूज शेकर वगैरह कितने दिन दे सकते हैं? सूज शेकर आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15-20 दिन आप चलाइए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए। 6-7 दिन का गैप। देखिए कोई भी रस औषधि अगर आप चला रहे हैं तो 20-22 दिन से ज्यादा आप मत चलाइए। उसके बाद 8 से 10 दिन का आप गैप दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो काम करना स्लो कर देती है बॉडी। क्या है फिर उसको जो है अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। 10-12 दिन आप ब्रेक करके फिर से आप चला सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे किसी का एक प्रश्न था कि विरेचन के लिए कैस्टर ऑयल, आरोग्यवर्धनी, गंधक, कैप्सूल, ब्लड प्यूरिफायर चल रही है पहले वाले। ठीक है, तिफला ग्लू भी इन्होंने दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो विरेचन के लिए कैस्टर ऑयल मत दीजिए। कैस्टर ऑयल देखिए इस केस में स्नेह वाला विरेचन नहीं देना है, इस वाले केस में आपको रुक्ष विरेचन देना है। तो रुक्ष विरेचन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हरितकी का पाउडर आप दीजिए, हरड़ का पाउडर आप चलें। ठीक है, सिंपल है, इतना ना दिया। अब जैसे किलॉइड उसको हो गया, तो देखिए किलॉइड के लिए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर हो सके तो आप करा लीजिए, अदरवाइज आप आरोग्यवर्धनी वटी वगैरह दे के देख लीजिए। 1-2 लेप है, जब मैं स्किन डिजीज जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो कुछ लेप है, मैं उस लेप को मैं बताऊंगा, उसका आप प्रयोग करके देखिए। अगर तो उससे लाभ मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं लाभ मिलता है तो सर्जिकल आप ट्रीटमेंट आप करा सकते। और फैटी लीवर, देखिए फैटी लीवर का कोई केस था जिसमें पित्त की थैली में थोड़ा स्लज बन गया था, तो इसमें आप क्या कीजिए, अभी किसी ने डॉक्टर साहब ने किसी ने पुरनवा अर्क, ठीक है, मकोए और कुटकी का पाउडर, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी के साथ आप आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 गोली दिन में 3 बार आप जरूर ऐड कर। आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 गोली 3 बार। दूसरा पंचवल्कल क्वाथ, मुझे आज टाइम नहीं मिला लिखने का, क्योंकि आज मैंने बताया नहीं कि आज ऑफलाइन सेशन था तो मैं सर के यहाँ आया हुआ था, आज काफी लोग यहाँ आए हुए थे, तो आज मैं ऑफलाइन सेशन में आज मैं व्यस्त था, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लग गया, तो मैं जवाब नहीं दे पाया। ये 2 बजे के आसपास ये प्रश्न आया था, तो आप साथ में इसमें आप प्रयोग कर लीजिए आरोग्यवर्धनी वटी, और दूसरा जो है आप पंचवल्कल क्वाथ आप जरूर ऐड कीजिए। वो किसी भी प्रकार के, देखिए शरीर में कहीं भी अगर घाव बना है, चाहे शरीर के अंदर का घाव हो, चाहे शरीर के बाहर का घाव हो, चाहे स्त्रियों की बीमारियों का घाव हो, स्त्रियों की जननांगों में अगर कोई घाव बना हो, या कहीं भी हो, किसी भी तरह का अगर घाव बना है, हर प्रकार के घाव को ये हील करता है, किसी प्रकार के अल्सर को ठीक करता है। तो पंचवल्कल क्वाथ और आरोग्यवर्धनी वटी इसमें आप ऐड कर। ठीक है, अब किसी का प्रश्न था, हाँ स्किन वाले में तो मैंने बता दी कि किसी ने बोला कि डॉक्टर इंदू जी ने अभी पूछा है कि 15 साल से एक्ने ब्लेमिसेस है। हाँ तो मैडम ऐसा कीजिएगा, मैं आपको ब्लेमिसेस का एक नुस्खा अभी जो है व्हाट्सएप कर दूंगा रात्रि में क्लास के बाद, उसका फिर आप प्रयोग कीजिए। उसका लेप एक है, इस लेप को आप लगवाइए, ठीक है, तो इस लेप से आराम मिलेगा। ठीक है, आपके पर्सनल नंबर पे मैं मैसेज करूँगा, क्योंकि ये मैं अभी ग्रुप में ज़्यादा मैसेज आए थे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका नुस्खा मैं अभी ऐड कर दूंगा। तो वैसे तो क्लास में पढ़ाया जाएगा, ये क्लास में है शेड्यूल में, ये ब्लेमिसेस वाला टॉपिक ये है, स्किन डिजीज जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन। करने वाले केस में दोष अवस्था बताने की अपनी कुछ और है, लक्षण कितने हैं, और देखिए अगर अग्नि मांद्य होता है उसी से देखिए ग्रहणी होती है, ग्रहणी वाली स्थिति में अग्निमांद्य मिलता ही मिलता है। लेकिन ये ग्रहणी कई प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज। ठीक है, वातज ग्रहणी जब होगी तो उसमें वातज आहार विहार अगर किसी व्यक्ति ने किया तो इसके कारण ग्रहणी होती है। अच्छा एक और चीज याद रखिए, ग्रहणी जो रोग है ना, इसमें दो चीजें और हैं। ग्रहणी देखिए, ये तो लास्ट का टॉपिक है, बहरे और गूंगे का ट्रीटमेंट बताइए। देखिए ग्रहणी जो रोग होता है ना, ग्रहणी रोग में 2 बातें बताई गई हैं, या तो व्यक्ति ने चिकनाई पदार्थ का ज्यादा सेवन किया है, उसको ग्रहणी हुई है। ठीक है,
हाँ, पंचवल्कल क्वाथ इंटरनल यूज होता है, इंटरनल यूज का काढ़ा पिलाइए। सोरियोसिस के केस में मैं पंचवल्कल क्वाथ यूज करता हूँ, और स्त्रियों की बीमारियों में, ठीक है, उसमें इसका यूज करते हैं। कोई भी अल्सर बनाओ तो इसका काढ़ा आप पिला सकते हैं, ठीक है, पंचवल्कल काढ़ा। हाँ, अभी मैं क्या बता रहा था, ग्रहणी। तो कोई व्यक्ति घी तेल वाले पदार्थों का अगर ज्यादा सेवन कर रहा है, चिकनाई का, तो उसको भी ग्रहणी होती है। तो ये ज्यादातर देखा गया है जो पैसे वाले लोग हैं उनमें ज्यादा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जो रूखा सूखा भोजन करते हैं, उनको भी क्या है, ग्रहणी रोग होता है। जो लोग रूखा सूखा भोजन करते हैं उनकी चिकित्सा में हम अलग चिकित्सा प्रयोग करते हैं, उसमें घी वाली औषधियां चलाते हैं। और जो घी तेल पदार्थ जो लोग सेवन करते हैं उसके कारण अगर किसी को ग्रहणी होती है तो वैसे लोगों में आसो अरिष्ट का प्रयोग कराते हैं, ठीक है। तो चूर्ण, आसो, अरिष्ट, इन सब चीजों का इसमें प्रयोग कराते हैं। तो आप सिंपल रूप से आप ग्रहणी में जो है, आप ग्रहणी में कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ज्यादा उसमें ज्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो इसमें मंदाग्नि तो रहती है, तो आप अग्नि को आप बढ़ाइए, ठीक है। अग्नि बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है तक्र। जो मट्ठा है, मट्ठे का आप जितना ज्यादा आप सेवन करा सकते हैं ग्रहणी के पेशेंट को, आप उतना अच्छा आप उसमें कराइए। अब जिस प्रकार की ग्रहणी है उस प्रकार का लक्षण मिलेगा। वातज ग्रहणी में दुष्ट में वातज ग्रहणी के लक्षण मिलेंगे, पित्तज ग्रहणी में एसिडिटी भी मिलेगी। अगर ग्रहणी रोग के साथ अगर एसिडिटी मिल रही है तो ये पित्तज ग्रहणी का केस है, और इस केस में भून इम्बादी क्वाथ आप पिलाइए, ठीक है। भून इम्बादी क्वाथ आप जरूर चलाइए। हाँ, तो ये त्रिदोषज है, वात पित्त कफ का अगर है लक्षण तीनों मिल रहा तो ये त्रिदोषज है, सन्निपातज ग्रहणी है। ये और भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि एक को आप ठीक करेंगे दूसरा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए परपटी कल्प चलाया जाता है। ऐसे रोगियों में जो सन्निपातज ग्रहणी वाले रोगी होते हैं, तो इनमें आपको ये वातज पित्तज कफज ग्रहणी की चिकित्सा करने से आराम नहीं मिलेगा। इसमें आपको परपटी कल्प आपको देना ही पड़ेगा। परपटी कल्प आप कराइए। और हम लोग तो स्वर्ण कर परपटी से, मैंने कल बताया था ना कि स्वर्ण की जो परपटी होती है उससे भी कल्प कराते हैं। स्वर्ण परपटी से आप कल्प कराइए ना, उसे डोज आप कम कर दीजिएगा। 65 mg, मतलब डेली 65 mg आप बढ़ाइए, केवल 65 mg से आप स्टार्ट कीजिए। आज 65 mg, कल 125, फिर 65, और डेली 65 mg आप इसे बढ़ाइए, और 650 mg तक आप लगभग ले जाइए 10 दिन में। और अगले 10 दिन में 650 mg से आप पीछे रहिए, क्योंकि महंगी मिलती है ये। और मट्ठे पे ही केवल रोगी को रहना है, खाना ज्यादा नहीं, खाना तो खिलाना ही नहीं है। अगर खिलाना ही भी है तो मट्ठा ज्यादा से ज्यादा पिलाना है दिन भर में। और आप इस व्यक्ति को थोड़ा सा मूंग के दाल की पतली खिचड़ी वगैरह आप दे सकते हैं। रात में ठीक तरह से सोता नहीं है, ठीक है, ठीक है रिपन भी। इसमें स्वर्ण परपटी का कल्प चलाइए अगर सन्निपातज ग्रहणी का केस है। थोड़ा सा प्रश्न भी ले लेते हैं, आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट। चाहे गोल्ड की हो चाहे ना हो, तो आप 20 से 21 दिन से ज्यादा मत चलाइए। अभी किसी ने लेफ्ट ब्रेस्ट का लंप का बताया, तो चलिए मैं इसका बाद में चिकित्सा बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने किसी ने लिया शोध, कुछ शोध का दिया है, ये मैं गया गांठे छोटी गई टूटी गई। अच्छा, कार्सिनोमा निकला है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसका समाधान उसका किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का ये जो टॉपिक था, जो प्रश्न था, मैंने ले लिया। अब मैं आज का टॉपिक तो स्टार्ट करूं, ठीक है। तो नमस्कार, मेरे बेटे की 10 साल है, उसको गर्मी बहुत लगती है, डिस्टर्ब। हाँ देखिए, ये जो मांगे राम जी, ये जो दिक्कत है ना बच्चे में, बच्चे को सबसे बड़ी बात है आप टेंशन मुक्त रखिए। आप देखिए उसको कब्ज तो नहीं है बच्चे को, ठीक है। अगर कब्ज है बच्चे को, बचपन में उसने कीड़ा जड़ी खा ली थी, कोई बात नहीं, कीड़ा जड़ी से तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। वैसे आप कुछ नहीं, चंदनाशों का प्रयोग कीजिए, ठीक है।
बच्चे में आप चंदनाशव का प्रयोग आप कीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले की बात है, मेरे बच्चे को क्या है, बार बार वो पेशाब करने लगा। होली वाले दिन के मुझे लगा कलर वगैरह खेल के आया होगा, तो हो सकता है उसके लिंग पर बच्चे के हो सकता है कलर लग गया। और छोटा बच्चा है वो, 9 साल का मेरा बेटा, और हर 5 मिनट में वो पेशाब करने जाए। और होली का दिन था तो दवा मेरे पास जो घर में थी, मैंने सोचा उसी को मैं देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, जो सडंग पानी मैंने था ना, वो सडंग पानी मैंने उसको पिला दिया। और कब पिलाया, आप लोगों का लेक्चर लेने के बाद फिर मैं आया, फिर जाके मैंने उसको पिला दिया रात को 11 बजे। और आधा गिलास उसको मैंने पका के पिलाया था। क्यों पिलाया, क्योंकि उसके अंदर 2 चीजें हैं। सडंग पानी में 2 चीज जो थी, जो उसकी बीमारी में काम कर गई। मतलब वो एक दिन से वो इतना परेशान हो गया था बेचारा कि रात में भी उसको मतलब बार बार उसको पेशाब करने की हरकत होती थी। ये तो कहिए कि उसको नींद उसकी खुल जाती थी तो जाके पेशाब कर लेता था, ठीक है। अदरवाइज वो बेड पर भी कर सकता था पेशाब। तो होता क्या, तगर और लाल चंदन ये सडंग पानी में पाया जाता है। तगर क्या करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, और जो लाल चंदन है ये मूत्र के सारे विकारों को ठीक करता है। तो मैंने इसका आधा गिलास दिया, रात में वो पिया, सुबह तक एकदम वो फिट हो गया, उसको कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था। अब उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको प्रॉब्लम सिर्फ आधे गिलास से 1 खुराक में। तो आप अपने बच्चे को 2-2 चम्मच जो है सुबह शाम चंदनाशव आप पिलाइए। अगर सडन पानी बना सकते हैं तो 2-3 दिन आप उसको दे दीजिए, ज्यादा मात्रा में नहीं, आधा गिलास सुबह शाम आप पिला दीजिए, ठीक है। क्योंकि तगर है तो 3-4 दिन आप दे सकते हैं। तो रात में जरूर दीजिएगा। रात में देंगे तो हाँ, ग्रुप में ये फंगल इन्फेक्शन का भी आया था रेपनदीप जी। ये डायबिटीज का कोई पेशेंट था ना, उसमें कुछ नहीं, फंगल डिजीज का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फंगल डिजीज का जो ट्रीटमेंट है आप उसको कीजिए। बाकी कुछ लेप है जो मैं फंगल डिजीज में मैं चलाता हूँ, जो आपका दांत वगैरह में होता है, तो उसको मैं मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है। उस लेप का आप प्रयोग कीजिए। बाकी जात्यादी तेल और करंज तेल मिला के आप लगाइए रेगुलर, और है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसका आप रेगुलर आप प्रयोग कीजिए, जात्यादी तेल और फंगल, और डायबिटीज को ठीक करिए। क्योंकि डायबिटीज अगर नहीं ठीक हुई तो बार बार फंगल इन्फेक्शन होता रहे। डायबिटीज वाले को फंगल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो बहुत तेज होता है, तो डायबिटीज उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एनीमिया रोग के बारे में, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा एनीमिया देखिए, एनीमिया जो सामान्य रूप से हमारे यहाँ आयुर्वेद में देखा गया कि खून की कमी नहीं, केवल तगर और लाल चंदन मत दीजिए, बहुत कंसंट्रेट हो जाएगा, हमें इसकी मात्रा बहुत कम देनी है। इसलिए सडन पानी में ये ज्यादा अच्छा, सडन पानी के फॉर्म में इसकी मात्रा बहुत कम जाएगी शरीर में। ज्यादा मात्रा जाएगी तो सोता रह जाएगा, वो टेम्परेचर बहुत चीज में मैं चलाता हूँ सडन पानी, ठीक है। अब एनीमिया पे आया था, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो एनीमिया मतलब खून की कमी, तो खून की कमी के जो रोगी होते हैं उनका सामान्य लक्षण आप जान लीजिए। ऐसे रोगी में आपके पास सबसे पहले कंप्लेन हो बोलोगे कि थकान बनी रहती है, भूख नहीं लगती, पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है, और गर्मी का मौसम मुझे अच्छा लगता है, सर्दी का मौसम मुझे अच्छा नहीं लगता, और बार बार स्पिटिंग करेगा, बार बार स्पिट करेगा, फूकेगा वो बार। तो ऐसे रोगी जो होते हैं वो सांस फूलेगी। अच्छा, एक और लक्षण है उसमें, एज यंग होगी, वजन भी ठीक है उसका, जब वो सीढ़ी चलेगा तो उसकी सांस फूलेगी। तो ऐसे रोगियों में खून की कमी हम मांगते हैं, तो खून की कमी है, हमारे बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं। फैटी लीवर मैंने बताया ना, फैटी लीवर से घबराना नहीं चाहिए। फैटी लीवर आज 34 लोगों के ग्रुप में जुड़ा है, इसमें से 15 लोगों को फैटी लीवर मिलेगा, ग्रेड 3, ग्रेड 4, कोई दिक्कत नहीं। फैटी लीवर कौन सा खतरनाक होता है, जो लोग एल्कोहल पीते हैं उनको जो फैटी लीवर होता है वो खतरनाक होता है। बाकी जो लोग खाना पीना अच्छा खाते हैं, ज्यादा फैटी डाइट लेते हैं,
उनको जो फैटी लीवर होता है वो खतरनाक नहीं होता, उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। और फैटी लीवर में कुछ नहीं, आरोग्य वर्धनी वटी चला दिए, फल त्रिकादि स्वाद आप दे दिए। आज के टॉपिक में ये रहेगा, ठीक है। जो लीवर की दवाइयां हैं वो आपको चलानी है। अब एनीमिया में ये सब प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। एनीमिया भी कई तरह का होता है। कुछ विटामिन से उनकी कमी के कारण होता है, विटामिन B6, फोलिक एसिड और विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो होता है ये ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन आइटम में मिलता है, लेकिन आपका दूध और पनीर में भी ये मिलता है। दूध, दही, पनीर, तो इसका भी अगर व्यक्ति सेवन कर रहा है तो विटामिन B12 की कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, इसके कारण फिर उनकी कमी मिलती है, ठीक है। विटामिन B6 जो है या फोलिक एसिड आपका जो है वेजिटेबल्स में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसकी कमी से, इसके बाद आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। अगर कोई व्यक्ति का खान पान में अगर केवल दूध पे वो डिपेंड है, हरी साग सब्जी खाता नहीं, तो उसको आयरन की कमी वाला एनीमिया हो जाएगा। हाँ, अंकुरित अनाज वगैरह भी दे सकते हैं। हाँ, अंकुरित अनाज में भी मिलता है थोड़ा बहुत विटामिन B12, अंकुरित अनाज में है, दूध में मिलता है। वैसे ज्यादातर नॉन वेज का जो आइटम होता है ना उसमें ज्यादा पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन जो फिश वगैरह आती है ना, तो उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, मतलब इतनी डाइट में पूरा विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है। अंकुरित अनाज आपको इतना खाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये एक दिक्कत थोड़ी सी आती है वेजिटेरियंस के लिए, विटामिन B12 की कमी कहीं ना कहीं उनको हो जाती है। अगर वो दूध का सेवन नहीं करते, अंकुरित अनाज का सेवन नहीं करा, तो थोड़ी सी कमी आ जाती है। ये आपका एनीमिया है। एक एनीमिया इसमें जो बहुत खतरनाक होता है उसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, आपकी देखिए ब्लड जो है आपकी हड्डियों में बनता है। अब वो जो आपकी हड्डियों में ब्लड बन रहा है वहां की कोशिकाएं ही नष्ट हो गई, तो वो ब्लड बनाती नहीं, RBC नहीं बनेगी। और ये किसी न किसी अंग्रेजी दवा के साइड इफेक्ट से होता है, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे एनीमिया में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, सामान्य रूप से क्या ट्रीटमेंट देना है। अगली स्थिति है जॉन्डिस। और जॉन्डिस है क्या? नहीं, ऑक्सीजन की कमी से एनीमिया नहीं होता। ऑक्सीजन की कमी से देखिए सीधे डेथ हो जाएगी। खून की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिसके शरीर में खून की कमी होती है उसके शरीर में ऑक्सीजन कम रहेगा। आप देखिएगा उसका ब्लड का ऑक्सीजन लेवल आप चेक करेंगे बहुत कम मिलेगा उसके ब्लड में, क्योंकि हीमोग्लोबिन है ही नहीं। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाता है, ठीक है। अब अगली स्थिति है जॉन्डिस की। तो ये जॉन्डिस है क्या? तो जॉन्डिस को देखिए सामान्य भाषा में हम पीलिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन जो है जब ये टूटता है, ठीक है, इससे आपके कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। एक बिलीरुबिन, आप जानते हैं सीरम बिलीरुबिन का आप चेकअप कराते हैं, ठीक है। तो बिलीरुबिन इत्यादि कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जब ये लीवर में लीवर में ही बनती है ये सारी चीजें। और या तो लीवर के पहले किसी भी कारणवश, या तो लीवर ठीक तरीके से अगर काम नहीं कर रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, या तो व्यक्ति फैटी डाइट ज्यादा ले रहा है, बहुत ज्यादा फैटी डाइट, बाहर का खाना बहुत खाना, तो वैसे लोगों में लीवर क्या है, कमजोर हो जाता है। लीवर की कोशिकाएं जो होती हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, और इस बिलीरुबिन को वो प्रॉपर तरीके से पित्त की थैली में नहीं बेच पाती। ये बिलीरुबिन पूरे शरीर में ये फैल जाता है, और बिलीरुबिन का जो कलर होता है ये पीले रंग का होता है। तो ये ब्लड में पूरा पीला रंग ये फैल जाता है, और ये पूरे चेहरा, शरीर, हर जगह की त्वचा में जाके चिपक जाता है। इसे शरीर पीला पीला दिखाई देता है, इसको पीलिया इसीलिए बोलते हैं। ये कभी कभी लीवर का काम ठीक से ना होने के कारण भी होता है। इसको बोलते हैं प्री हिपैटिक, लीवर से पहले गड़बड़ी हो गई। एक होता है इंट्रा हिपैटिक कि लीवर में जाने के बाद वहां कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसके कारण ये बिलीरुबिन जो है पित्त की थैली में नहीं जा रहा। देखिए पित्त की थैली में इस बिलीरुबिन का जाना बहुत जरूरी है। वही अगर ये जाएगा तो वहां जाने के बाद आपका क्या, लैट्रिन के रास्ते ये बाहर आता है। इसीलिए आपके लैट्रिन का रंग जो होता है ये पीला होता है, ठीक है। तो लैट्रिन का रंग जो पीला होने के कारण जो होता है ये बिलीरुबिन ही होता है।
तो लैट्रिन का रंग पीला नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। अगर तो लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो या तो पित्त की थैली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। जैसे अभी किसी ने मैसेज किया था कि पित्त की थैली में कहीं स्लज बना हुआ है, वो स्लज बनना बहुत खतरनाक है। वो क्या है, कैंसरस है, कैसा है, ये हमें नहीं पता। बायोप्सी के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रोगी में अगर लीवर के अंदर ही जेट प्रॉब्लम हो जाए या पित्त की थैली में प्रॉब्लम आ गई कोई, उसके कारण पित्त जो है एकदम से भी आपके उसमें नहीं जा पाता, लैट्रिन में नहीं जा पाता। तो लैट्रिन जो है एकदम सफेद रंग की लैट्रिन वो करता है जरूर। ठीक है, लैट्रिन का कलर जो होता है एकदम सफेद होगा, बाकी पूरे शरीर का रंग पीला उसका होगा। ये पीलिया होता है। तो इस पीलिया में ज्यादातर जो कारण होता है ये देखा गया है लीवर की बीमारी में। पीलिया अगर कहीं बीमारी अगर आ रही है तो पहला काम आपको करना है कि लीवर की जांच जरूर करा लीजिए। LFT उसको बोलते हैं जांच को। उसमें आप क्या कराएंगे, सीरम बिलिरुबिन करा लीजिए, SGOT, SGPT और एल्कलाइन फास्फेटेस। आप कुछ नहीं, LFT लिख देंगे तो LFT करके भी जांच हो जाती है। और 5-6 महीने के अंतर पे LFT एक आध बार करवा लेनी चाहिए, 6 महीने या साल में एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, लीवर में क्या और बीमारी हो सकती है जिससे कि ये पीलिया हो? ये तो सामान्य पीलिया होता है कि लीवर में कुछ दिनों के लिए कोई थोड़ी सी बीमारी हुई, पीलिया हुआ, आपने पीलिया की दवाई खाई, पीलिया ठीक हो गया, लीवर भी ठीक हो गया। ये वाला पीलिया लगभग 90% लोगों में मिलता है, जीवन में कभी न कभी जरूर होता है कि व्यक्ति 5-6 दिन बीमार रहेगा, ठीक हो जाता है, लीवर भी ठीक हो जाता है, उसका पीलिया भी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ पीलिया ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, तो इनमें से A, B, C ज्यादा मिलते हैं हमारे यहाँ देश में। तो इन वायरस का अगर इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, तो इसमें क्या है ना कि कोई भी अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण अगर किसी को पीलिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो उस स्थिति में हम इस बीमारी को, होती जॉन्डिस ही है लेकिन हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। इसको दौड़ जाए कितने बुढ़े बुढ़े शिक्का दे। अगर हेपेटाइटिस A से हुआ है तो हम बोलेंगे हेपेटाइटिस A है, B से हुआ है B, C से हुआ है C, ये नाम हम इसका रखते हैं। अगर तो व्यक्ति एल्कोहल ज्यादा पीता है तो उसके कारण हम बोलते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। उसमें लीवर की जो कोशिकाएं होती है ना, ये नष्ट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कोशिकाएं नष्ट होती हैं इन हेपेटाइटिस के कारण, चाहे अल्कोहल पीता हो व्यक्ति, चाहे। अब लीवर में एक कैपेसिटी होती है, अगर ये 80% भी नष्ट हो गया ना तो फिर से ये अपनी साइज बढ़ा लेता है, फिर से रीजनरेट कर जाता है। और रीजनरेट पूरे नहीं कर पाता, लेकिन इतना है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर ये 80% से ज्यादा अगर नष्ट हो गया तो इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर व्यक्ति की डेथ होने का चांस ज्यादा रहता है। लीवर के फेल्योर से बाद में लीवर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ जाती है, ये स्थिति आती है। एक होता है इडियोपैथिक, उसका कोई कारण ही नहीं, मतलब बिना किसी कारण बस लीवर खराब हो गया, मतलब उस व्यक्ति ने ना कभी ड्रिंक किया, ना उस व्यक्ति को कोई हेपेटाइटिस का वायरस का इन्फेक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधे सीधे उसका लीवर जो है अपने से ही नष्ट होना चालू हो गया। तो इस स्थिति में भी इलाज करना बहुत कठिन काम होता है, पता ही नहीं चलता कि कारण है क्या। तो ग्लूकोज का लेवल क्या है,